Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो जैसा कि आपको पता है हम अभी क्या कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हमने टोटल अपने 3 सेट्स क्या हैं कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने जाके 3 सेट नहीं देखे हैं पीछे तो जाके उन्हें देख लेना, प्लेलिस्ट वगैरह में आप चेक कर लेना। और इसके अलावा एसएससी सीजीएल के भी हमने करा दिए हैं आपको 2019 के सारे पेपर्स, आपको टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज जो भी आपने पूछा था वो सारे आपको मतलब सारा उसका कवर हो चुका है सारी चीज़ें, तो जाके आप उन्हें भी ज़रूर देख लेना। एंड 3 सेट हम क्या करेंगे, 3 सेट हम इसके कर चुके हैं और हमें टोटल करने हैं अपने जितने भी सेट आपके कंडक्ट हुए थे इसमें आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक है, पहले हम करने वाले हैं स्टेज 1 के सारे सेट्स को, इसके बाद में हम करने वाले हैं स्टेज 2 के सारे सेट्स को। ठीक है, स्टेज 1 दैन स्टेज 2। तो हम क्या करेंगे, इससे हमारा सारा लेवल हमें पता चल जाएगा कि भाई रेलवे में कैसा लेवल आ रहा है एनटीपीसी में अपना स्टेज 1 में और स्टेज 2 में। एंड ये क्या है, आपका जो सबसे रीसेंट प्रीवियस है वो एक्चुअली में यही है आपका क्या हुआ है। जैसा आप देख रहे हो आज के टाइम पे भी अभी 2019 की वैकेंसी है, 2020 में भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया है अभी तक हमारी क्या हुआ है, अभी एजेंसी भी डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन सारी चीज़ें चल रही हैं प्रोसेसिंग में, है ना। तो ऐसा होगा ज़रूर कि एग्ज़ाम होगा भी आपका फटाफट से, लेकिन जब एग्ज़ाम होगा ना तो फिर आपसे फटाफट बोल दिया जाएगा कि भाई 10 to 15 डेज़ के बाद आपका एग्ज़ाम है। तो फिर आपको अब आप सोचोगे कि मैं तब प्रिपेयर कर लूँ, फिर मेरा ये एनटीपीसी का एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। तो फिलहाल आपका पहले भी आपका 2015 का एग्जामिनेशन 2016 में हुआ इसका आपका स्टेज 1 और 2017 में हुआ इसका स्टेज 2। तो उसी लेवल के जो है इसमें क्वेश्चंस हैं। तो इससे हमें क्या पता चलेगा एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चंस का आपका क्या मैटर रहेगा। एंड इसके अलावा सबसे दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, आपका जो नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया हुआ है वो तब भी सेम था, अभी भी सेम है, यानी कि सिलेबस सेम है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट रेलेवेंट होगा कि हम इन सारे क्वेश्चन पेपर्स को लगा लें, तो इससे जो भी हमें चीज़ें पता चलेंगी, एक पैटर्न पता चलेगा, हम उसके आसपास जो सारी चीज़ें पढ़ के एक अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। बात को समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि अगर आप एक 25 से 30 सेट्स लगा लोगे स्टेज 1 के, दैन आपका स्टेज 2 के भी काफ़ी सेट्स हैं, तो वो सारे सेट्स लगाने के बाद में आपको अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बूस्टअप महसूस होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। एंड इसके अलावा जो आपको रीजनिंग का लेक्चर है वो तो मिल ही गया होगा इसका। एंड इसके अलावा जो भी आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो आपको इवनिंग की थ्योरी क्लास होती है स्टैटिक जीके की, सबसे बेस्ट क्लासेस जाके आप ज्वाइन जरूर किया करो। ठीक है, एंड नेक्स्ट अब देखेंगे हम फटाफट से क्वेश्चन क्या क्या अपने पास में है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है, एस एंड टी कैन फिनिश अ वर्क इन 50 डेज। ओके, एस और टी हैं, दो लोग हैं कोई भाई। um, ठीक है भाई, देखो अब हमारे पास एस एंड टी क्या है, दो लोग हैं और दोनों मिलके 20 डेज तक काम करते हैं। ठीक है, अब क्या बात हो रही है कि एस और टी फिनिश तो किसी काम को 50 डेज में कर देते हैं, लेकिन अब वो मिलके काम कर रहे हैं 20 डेज तक, तो वो पूछ रहा है कि कितना काम बचा हुआ होगा। अब मुझे बताओ मैं क्या करता हूँ, एस एंड टी की जो आपकी टोटल इफ़िशियंसी है ना इन दोनों की मिला के, इस इफ़िशियंसी को मैं एक्स मान लेता हूँ। क्या मान लिया मैंने, एस और टी की जो इफ़िशियंसी है एक दिन में काम करने की जितनी उनकी क्षमता है वो उनकी एक्स है। तो वो 50 डेज़ में कितना काम कंप्लीट कर लेंगे, 50x कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 50x हो जाएगा। अब दोनों ने मिलके 20 डेज़ तक काम किया तो कितना काम कंप्लीट कर लिया होगा, 20x कर लिया होगा। अब अगर मैं बोलूँ कितना काम बचा हुआ है, टोटल काम ये है 20x कर लिया है, तो लेफ़्ट वाला काम कितना हो जाएगा, 30x। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे कि हाउ मच ऑफ द वर्क इज़ लेफ्ट। कभी भी आपसे ऐसा पूछ लिया जाए ऑफ द वर्क या फिर ऑफ किसी भी चीज़ का, तो उसका मतलब है वो आपसे फ्रैक्शन में पूछना चाह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 30x काम बचा हुआ है आउट ऑफ 50x। इसका मतलब मेरा कितना काम बचा हुआ है, 3/5 काम बचा हुआ है, हाँ कि नहीं। तो हमसे क्या पूछा है, लेफ्ट वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा और ये हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आपको सेट 3 में भी डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिला था, सेम टू सेम, और उसमें आपसे क्या पूछा गया था लेकिन कि कितना काम कर लिया है, हाउ मच ऑफ द वर्क इज़ डन। तो ये बात याद रखना, आपका वर्क डन कहाँ पूछा है, लेफ्ट कहाँ पूछा है, नहीं तो आप गड़बड़ कर देते हो। यहाँ पे देखो ऑप्शन तो दोनों है, 3/5 भी है, 2/5 भी है, क्योंकि अगर वो उसने पूछा होता कि वर्क कितना कंप्लीट कर लिया है तो 20 काम कंप्लीट कर लिया है आउट ऑफ 50, तो 2/5 क्या हो जाता आपका कंप्लीटेड वाला काम, हाँ कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप याद रखेंगे, नहीं तो आपका मार्क्स जो है जा सकते हैं और इन मार्क्स का जाना बड़ी ही दिक्कत देता है। ठीक है, खैर अब आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे ध्यान से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास क्या बोल रहा है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ x² + x - का 42। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो इसके देखो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम।
देखना ध्यान से, फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो हम ये एक्स स्क्वायर का इंटू करते हैं 42 के साथ में। अगर आपको नहीं पता है देखो 42 एक्स स्क्वायर हो गया, फिर हमें इसे ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, यानी दो फैक्टर्स में तोड़ना होता है जिनका सम क्या हो अपना एक्स निकल के आए। तो मैंने ये 42 और हाँ ये माइनस का 42 है ना, तो ये माइनस का 42 एक्स स्क्वायर, यानी कि जो भी दो फैक्टर्स होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन तो माइनस का 42 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और उनका एडिशन आपका या सब्सट्रैक्शन जो एडिशन आपका एक्स आना चाहिए। ठीक है, तो 42 को मैंने कैसे तोड़ दिया, तो देखो 42 को मैंने तोड़ दिया 7x में और 6x में। कोई दिक्कत है क्या, माइनस के 6x में, तो 7x इंटू में माइनस का 6x होता है 42 एक्स स्क्वायर। और अगर मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 6x, तो ये आपका x का दे देता है वैल्यू, हाँ कि नहीं, और ये आ जाएगा माइनस में 42। अब मैं क्या करता हूँ, x को यहाँ से कॉमन उठा लेता हूँ, ये आ जाएगा x प्लस 7 और माइनस का 6 और ये आ जाएगा x प्लस 7, हाँ कि नहीं। तो फैक्टर्स क्या क्या बन जाएंगे, x माइनस 6 और x प्लस 7। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया अपना, अपना हो गया जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो सी को इंडिकेट कर रहा है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ, ठीक है, क्लियर है। अब जहाँ भी मैं बोलता हूँ बोलो हाँ, वहाँ पे आपको हाँ या ना में आंसर ज़रूर देना है, चाहे जहाँ भी आप बैठे हो। इससे क्या होता है, हमारी इंटरेक्शन बढ़ती है लेक्चर में। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ अब, फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने पास क्या है। तो ये रहा क्वेश्चन, द मीन ऑफ द डेटा। हमें यहाँ पर मीन निकालना है। मीन क्या होता है, बेसिकली अपना एवरेज जैसा ही होता है। मीन होता है आपका टोटल जितना भी सम है आपके पास गिवन डेटा का, उसका टोटल आप सम कर दो, उसके अपॉन में जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर दो। सबसे पहले सम देख लेते हैं, 2 + 1 3 + 13 प्लस आपका 18 करो, कितना हो जाएगा ये 23 प्लस में 7 31 34, और ये कितना हो जाएगा 34 44 और आपका कितना 51 51 प्लस 19 कितना हो जाएगा 70। तो मीन हो जाएगा आपका 70 अपॉन में कितने हैं ये नंबर 7 है कि नहीं है, तो 70/7 कितना हो जाएगा मीन, इक्वल टू में 10 आ जाएगा। तो मीन कितना हो गया भैया अपना ऑप्शन नंबर बी यानी 10 हो गया। यहाँ पर आपके सेकंड ऑप्शन में बी को इंडिकेट किया हुआ है, तो अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ, क्लियर है। बस मीन में आपको क्या करना होता है, सम ऑफ द नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर जो भी है नंबर है ना, जितने नंबर्स दिए गए हैं आपको। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ, समझ में आ गया होगा ये अपना, आराम से आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो अच्छे से। ठीक है, चलो हटा रहा हूँ इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अपने पास में कि द मोड एंड द मीडियन ऑफ द डेटा। हम मोड भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है। तो सबसे पहले तो इस पूरे डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं भाई। 6 6 6, एक 6 हो गया, दूसरा 6 हो गया और ये तीसरा 6 है। ठीक है, अब 7 कितने टाइम है, 1 2 2 टाइम्स है आपका 7। इसके बाद में 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो मीडियन क्या होता है, आपकी जितनी भी ये वैल्यूज़ दी गई है ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में, इसमें जो बीच वाला नंबर होगा, तो देखो भैया कलर चेंज करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर कितने हैं 9। 9 मतलब कि अगर मेरा n इक्वल टू में 9 होता है तो मीडियन क्या मीडियन कौन सा नंबर हो जाता है, n+1/2, यानी कि यहाँ पर हमारा जो फिफ्थ नंबर होगा वो हमारा मीडियन निकलेगा। तो 1 2 3 4 5, यानी मीडियन कितना हो जाएगा अपना फिफ्थ नंबर, यानी कि 7 क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा मीडियन। अच्छा, अब मीडियन की बात खत्म हो गई भैया, मोड निकाल लो। मोड क्या हो जाएगा, मोड मैंने आपको बताया, मोड जैसे ही निकले आपके सामने तो आपको क्या याद रखना है, रिपीट मोड। रिपीट मोड मतलब मोड क्या होता है आपका, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो। कौन सा दिख रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ, 8 दिख रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4 टाइम्स है, यानी कि 8 क्या है आपका 4 टाइम्स आया है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि पहले मोड पूछा है तो 8 एंड 7 अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो 8 एंड 7 यानी कि अपना ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखना पहले कि आपसे पहले मोड पूछा हुआ है तो पहला आंसर आप 8 दो। अब जैसे आपने सोचा मेरा मीडियन तो आ गया 7 और ये आ गया 8, आपने पहला ऑप्शन देखा और ये फटाफट से टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। तो ऐसी गलती मत करना। आपसे एग्जामिनर जो पूछ रहा है पहले मोड अगर पहले पूछा है तो आप मोड को 8 लिखोगे पहले, हाँ कि नहीं, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऐसी छोटी मोटी गलती मत किया करो, इससे क्या होता है आपका एक तो नंबर का नुकसान, दूसरा टाइम का नुकसान जो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किया हुआ है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, फटाफट से देखेंगे, हटाता हूँ इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास क्या है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इफ़ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 168 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ इज़ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लेट से अपना ये एक रेक्टेंगल है। तो देखो बच्चों रेक्टेंगल में होता क्या है, लेट से अपना ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ ये अपनी डायगोनल जा रहा है। ठीक है, दोनों डायगोनल की जो लेंथ होती है वो सेम ही होती है एक रेक्टेंगल में। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब लेट से अपना ये हो गया ब्रेथ,
इक्वल टू जो कि 7 है, ब्रेथ इक्वल टू 7 है। ये हो गया लेंथ जो कि मुझे नहीं पता है फ़िलहाल के लिए, तो लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ, अब देखो एरिया क्या होता है एक रेक्टेंगल का, एल इंटू बी होता है कि नहीं होता, ये हमें दे रखा है 168। तो मुझे लेंथ कितनी निकल जाएगी यहाँ से 168 अपॉन 7, 7 टू जा और 7 फोर जा 28, तो 24 आ गई अपनी लेंथ, यानी कि ये तो आ गया 24। अब एक बात बताओ भैया, दो साइड्स के बीच में जो एंगल होता है एक रेक्टेंगल में वो कितना होता है भाई, 90 डिग्री का होता है। तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई, बन रहा है ना, बोलो हाँ फटाफट से। तो ये क्या है 24 है, ये अपना 7 है, तो ये जो डायगोनल होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल का ये कितना हो जाएगा। अब अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आते हैं तो ये पता चल जाएगा कि भैया 7, 24 और 25, 7, 24, 25, ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को याद कर लो बेटा। आपने अभी तक जितने भी मेरे लेक्चर देखे होंगे सब में मैंने बोला हुआ है 30 तक की टेबल, स्क्वायर और आप अपने क्यूब, और इसके बाद में 10, आपके एक 10 फिक्स हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होने, तो कम से कम याद कर ही लो। तो आपको ये फटाफट से पता चल जाएगा 25। अगर आपको नहीं है याद पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तो आप बैठ के फिर लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम को कि ये अगर आपका डायगोनल है तो डायगोनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस का 24 का स्क्वायर। फिर आपको ये सारी चीज़ें लगानी पड़ेंगी, दिखा देता हूँ ये भी करके। ये हो जाएगा आपका 49 प्लस का 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट का 625 आ जाएगा, और 625 किसका रूट होता है तो 25 का। तो यहाँ से आपका ये क्या आ जाएगा 25 निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए बोल रहा हूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अगर याद होंगे तो आपको इतना फार्मूला लगा के स्क्वायर करके नहीं देखना पड़ेगा, सीधा पता चल जाएगा कि भैया 25 क्या है अपना, यहाँ पर डायगोनल की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन जिसमें डी को इंडिकेट किया गया है ये अपना क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई सारी की सारी। अगर कोई भी छोटा से छोटा डाउट होता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करो, ठीक है। एंड अब आता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो इसे हटा देता हूँ। देखो भाई, अब देखो हमसे क्या बोला गया है, द कॉस्ट ऑफ वन। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, इस क्वेश्चन में फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन या आंसर। सो इसे क्या किया है, इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है, इस क्वेश्चन को कर दिया गया है कैंसिल। तो ये आपका बोला गया है, फ़िलहाल हम इसको देख लेते हैं क्वेश्चन में है क्या, ठीक है। कैंसिल कर दिया गया वो तो अलग बात है, फ़िलहाल हम देख लेते हैं क्वेश्चन में एटलीस्ट पूछा क्या गया है। तो देखो इसका ना आंसर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो इसमें आप टेंशन ना लें। अगर आपका ऑप्शन में ना है आंसर, यहाँ पे आप पॉज करके देखो, आप खुद से इसको सॉल्व करो कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। इसके ऑप्शंस आपको गलत दे दिए गए हैं, यहाँ पे बोला गया है ना नीचे फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज़ फाउंड, ठीक है। तो डिस्क्रिपेंसी मिली है, या तो क्वेश्चन में आपके खराबी है, डिफेक्ट है, या फिर आपके आंसर में डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल देख लेते हैं क्या अपना क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इज़ ₹5, यानी कि आपके 12 जो बनानाज हैं उसकी कीमत कितनी है, 5 रुपीज़ है, रुपीज़ में 5 है। द कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस इज़ ₹75, यानी कि 12, ये तो आपके हो गए बनानाज, ये हो गए ऑरेंजेस। तो 12 ऑरेंजेस की जो कीमत है ना, 12 ऑरेंजेस की हमें बोल रखा है, ये ऑरेंजेस हैं, इसको ज़ीरो मत समझ लेना, ठीक है। ये ऑरेंजेस हैं, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है ₹75, हाँ कि नहीं। चलो भाई, अब क्या बात है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना एंड 3/4 डजन, ओके 3/4 डजन ऑरेंजेस। तो कुछ बात नहीं है, यहाँ पे क्या बोल रहा है 1 डजन बनाना, यानी कि आपको 1 डजन की वैल्यू 5 रुपीज़ दे रखी है। तो 1 1/4 मीन्स 1 राइट, 1/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या फिर 1 + 1/4 की वैल्यू, ये आपका डज़न में है। तो 1 डज़न की वैल्यू 5 रुपीज़ प्लस में 1/4 डज़न की वैल्यू 5/4 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया बनाना का काम। अब अगर मैं ऑरेंजेस की बात करूं, क्या पूछा है 3/4 डज़न ऑरेंज, तो 12 ऑरेंजेस की कीमत कितनी है 75 है, यानी 1 डज़न की कीमत कितनी है 75 है। तो आपका 3/4 डज़न की ऑरेंजेस की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 75 इंटू में 3/4, हाँ कि नहीं। तो अब मुझे क्या निकालना है, इनका टोटल निकालना है, यानी कि मुझे 5 + 5/4 और 75 इंटू में 3/4 ये निकालना है। तो प्लस में 5 प्लस में 5/4, इसे आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करो भाई फटाफट से, इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा 75 इंटू में 3 कितना होता है, हाँ भाई फटाफट से बोला करो, 285। 285 प्लस में ये कितना हो जाएगा भाई 20, और ये हो जाएगा प्लस में 5, ठीक है। अब ज़रा इस सारी चीज़ को मैं हटा देता हूँ, कितना आ जाएगा, ये आपका 310 अपॉन का 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आप इसे ऐड करोगे कितना आ जाएगा 310 अपॉन का 4, यानी कि आपका आएगा लमसम 7 4 जा 28, तो 28 यहाँ से 3 आएगा,
फिर आपका आएगा अगेन 7 4 जा 28, तो 77 पॉइंट कुछ आपका ये जो आंसर आएगा। और जैसा कि क्वेश्चन में बोल रखा है आपसे डिस्क्रिपेंसी फाउंड की गई है, तो आपका ऑप्शन में तो कोई भी मैच नहीं करेगा, बट आपका आंसर क्या है 77 पॉइंट कुछ रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, हटा देता हूँ इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। चलो तो देखो भाई अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखेंगे ध्यान से। क्या बोला जा रहा है, ए शॉपकीपर परचेज्ड 10 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल कंटेनिंग 10 पेंसिल्स ईच एट ₹100 पर बॉक्स। बात क्या है, एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसने 10 बक्से खरीदे हैं, यानी 10 बॉक्स खरीदे हैं, बेसिकली जो पेंसिल बॉक्स होते हैं ना। उन सारे बॉक्सेस में आपके एक बॉक्स में 10 पेंसिल हैं, और एक बॉक्स की कीमत, एक बॉक्स की कीमत है ₹100, और एक बॉक्स में आपके 10 पेंसिल्स हैं। क्लियर है इतनी सी बात? हाँ भाई। चलो अब क्या बोल रहा है, एंड सोल्ड ईच पेंसिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब उसने हर पेंसिल को 12% के प्रॉफिट पर बेचा है। तो वो क्या बोल रहा है, टोटल सेल प्राइस बता दो। अब मुझे एक बात बताओ, उसने 10 बॉक्सेस को ख़रीदा हुआ है, ठीक है, एक बॉक्स की कीमत ₹100 है, तो 10 बॉक्सेस की पूरी जो ओवरऑल पेंसिल की कीमत होगी वो कितनी होगी, ₹1000 होगी कि नहीं होगी। 100 इंटू 10 कर दिया, क्योंकि एक बॉक्स की कीमत ₹100 है, 10 बॉक्स की कीमत कितनी हो जाएगी, ₹1000। अब वो हर पेंसिल पे आपका 12% का प्रॉफिट लेता है, यानी कि इस ₹1000 पे उसको 12% का वो क्या ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। तो देखो ओवरऑल जो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकालना है, मुझे ओवरऑल सेलिंग प्राइस निकालनी है, यानी कि ओवरऑल मुझे एसपी निकालना है, एसपी। ठीक है, तो देखो एसपी क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन में क्या कर देंगे हम इसके, ध्यान से देखना। 1000 क्या है, मेरा सीपी है, मतलब उस दुकानदार ने जितने भी कीमत में ख़रीदा हुआ है पेंसिल को, सारी पेंसिल उसने ₹1000 में ख़रीद ली। इंटू में उसे फ़ायदा चाहिए 12% का, यानी कि 112 फ़ायदा चाहिए ना, अपॉन में 100, यानी कि 100 की चीज़ उसे 112 में बेचनी है, फ़ायदा लेना है 112 का। तो ये 00 से 00 कैंसिल, यानी कि कितना आ जाएगा 1120, यानी कि 1120 में क्या करेगा, वो सारी पेंसिल्स को बेच देगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ये 1120, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? देखो ज़्यादा कुछ इसमें ट्रिकी नहीं था, बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज से ना कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की गई है। तो लैंग्वेज में ज़्यादा आपको घुसना नहीं है, बस आपको सीधी सीधी बात समझनी है कि एक बॉक्स में 10 पेंसिल है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमने देखा टोटल 10 बॉक्सेस खरीदे, और एक बॉक्स की कीमत ₹100 है, मतलब कि ₹1000 के सारे बॉक्सेस हैं, मुझे 12% का प्रॉफिट चाहिए हर पेंसिल पे, यानी पूरे बॉक्सेस पे मुझे 12% का प्रॉफिट चाहिए। ₹1000 पे 12% का प्रॉफिट निकाल लिया, उससे हमने एसपी में इंटू कर दिया, तो क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं है? तो अपना ऑप्शन नंबर 1 जो बी को इंडिकेट कर रहा है क्या हो जाएगा, हम इस पर टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है, इसको हटा देता हूँ, इसे आप नोट कर लेना, अगर नोट करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, हटाओ इसे। अब देखो, अब क्या है, अब हमसे बोला गया है इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज़ 9। अब कोई नंबर है, लेट्स से अपना एक नंबर है, ये अपना एक्स वाई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10x + y। अगर हम देखें यहाँ पर, तो अपना जो यूनिट डिजिट पर नंबर है वो y है, और 10th प्लेस पर जो नंबर है वो x है। क्या बोल रहा है, सम ऑफ डिजिट्स इज़ 9, यानी कि हमें दे रखा है x + y कितना है, अपना 9 है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इन 10th प्लेस वाली डिजिट, यानी कि x का डिफरेंस, x से अगर हम माइनस करते हैं, बोल रहा है यूनिट प्लेस वाले नंबर यानी y को, तो मुझे डिफरेंस कितना मिलता है, 1 मिलता है, यानी x - y मुझे 1 दे रखा है। तो बोल रहा है वो 2 डिजिट का नंबर क्या होगा। अब देखो मैं इन दोनों इक्वेशन को, अगर इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, तो ये ऐड किया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और ये आ गया 2x = कितना आ जाएगा, 9 + 1 10। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है, x अपना 5 आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पहली वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 5 रख दूँ, तो y कितना आ जाएगा, 5 + y = 9, यानी कि y कितना आ जाएगा बच्चों, फटाफट से बोलो, 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलो भाई, अब देखो y 4 आ गया, यानी कि नंबर कितना हो जाएगा, नंबर था हमारा xy, यानी कि नंबर हो जाएगा 54। क्लियर है, कितना नंबर हो जाएगा, 54। गलती से भी 45 मत कर देना, नहीं तो आप पहले ऑप्शन देखोगे, कुछ बच्चों में मतलब बिल्कुल ऐसा होता है कि एकदम आनंद की तरंगें आने लगती हैं, और वो देख के फटाफट जैसे ही 4-5 दिखा टिक कर दिया। बेटा थोड़ा सा नीचे आके 54 पे टिक करना है, क्योंकि अपना 54 आ रहा है आंसर। क्लियर है, आंसर कैसे आ रहा है, ये आप उल्टा मत कर देना, 4 को 5, 5 को 4 बना दो, ऐसा नहीं करना है। याद रखना है मैंने क्या यूनिट डिजिट पर, यूनिट प्लेस पर क्या रखा हुआ है, क्या अपना 10th प्लेस पर रखा हुआ है। क्लियर है, यहाँ पे मैं ऐसे हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो इन सब में से सबसे छोटा कौन सा, ये पूछा जा रहा है। ये तो अपना 0.5 है, 0.5 हो गया। अब ये 1/0.5 है, तो इसे देखो कैसे लिखेंगे, 1/0.5 मतलब कि यहाँ से पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 5 × 2 = 10,
इसकी वैल्यू तो 2 आ गई, ये तो सबसे बड़ा निकल गया। अब ये 0.5 इंटू में 0.25 यानी कि 0.25, यानी 0.25 बोलेंगे इसको, है ना। अब देखो ये कितना हो गया, 0.25 हो गया, क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं इसका इंटू इसमें कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 1.0 हो जाएगा। तो आपको सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा मुझे यहाँ पे 0.25 ही दिख रहा है, आगे नहीं। तो अपना ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा पूछा जाता तो अपना कौन सा हो जाता भैया, ये वाला 2 हो जाता, यानी ऑप्शन बी हो जाता सबसे बड़ा। लेकिन सबसे छोटा कौन सा है भैया, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये वाला जो है अपना सबसे छोटा है। अगर मैं देखूँ तो फोर्थ वाला ऑप्शन सी को इंडिकेट कर रहा है, इसे मैं टिक कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, फटाफट से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, फाइंड द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1739 सो दैट इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11। अच्छा जी, वो बोल रहा है आपसे 1739 में आप ऐसा कौन सा छोटा से छोटा नंबर है जो आप इसमें ऐड कर दो और आपका वो जो नंबर होगा ना वो क्या हो जाएगा, 11 से आपका एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, क्लियर है। तो 11 से हमें क्या करना है, एग्जैक्टली डिविजिबल करना है। तो देखो ध्यान से, इस सारी चीज़ को हटा देता हूँ एक बारी। तो देखो भैया वैसे ध्यान से देखना कि अपने पास नंबर क्या है, 1739 है, ठीक है। अगर हम 11 का डिवाइड करते हैं 1739 में, ठीक है, तो 11 वन ज़ा 11, ये आ जाएगा आपका 63, फिर आप जगह आ जाएगा 11 फाइव ज़ा 55, और आपका फिर यहाँ से आ जाएगा कितना, तो 8 और ये 9। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मुझे यहाँ 89 की जगह 99 मिल जाता तो मेरा ये पूरा 11 से डिवाइड हो जाता कि नहीं हो जाता। अगर मुझे ये 99 चाहिए होता तो मतलब यहाँ पे मुझे 4 चाहिए था, अगर यहाँ 4 चाहिए था तो कहाँ से आता, यहाँ से 4 से आता। तो मतलब कि ये जो 11 है, ये 11 आपका 1749 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है कम्प्लीटली। हाँ भाई, तो इसका मतलब कि मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 1739 में अगर मैं सबसे छोटा से छोटा नंबर प्लस 10 कर दूं तो मेरा 1749 आ जाएगा, और 1749 क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ फटाफट से। हाँ भाई क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो फोर्थ ऑप्शन जिसे इंडिकेट कर रहा है। तो अपना ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो फटाफट से हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ भाई, ये समझ में आ गया होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या देखना है, इनमें से जो भी अपने ऑर्डर्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है, छोटे से बड़े हुए क्रम में है। तो देखेंगे ध्यान से अपने पास में क्या दे रखा है। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि अगर ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर ज़्यादा होता है जब डिनोमिनेटर में, और उन दोनों के बीच में जो आपका डिफरेंस हो वो क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब कि आपका डिफरेंस या तो 1 हो या 2 हो, मतलब फिक्स कांस्टेंट आपका क्या हो, डिफरेंस चलता जाए। तो उस केस में क्या होता है आपका, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होती है वो सबसे ज़्यादा लीस्ट होता है। अब आपको मैं एक और पॉइंट दूंगा, इसे नोट कर लेना। ये तो हो गया आपका उस केस में जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। लेकिन अगर आपका अब इन केस न्यूमरेटर छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से, तो उस केस में क्या होता है ना, आपका कभी भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा और इन दोनों के बीच में आपका जो डिफरेंस होगा वो तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, वही वाला केस है। लेकिन इनका जो अब इसमें क्या हो रहा है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इस केस में क्या होता है, जितनी ज़्यादा आपकी वैल्यूज़ होंगी उतनी ही ज़्यादा आपका बड़ा होगा नंबर। मतलब कि अगर मैं बोलूँ 1/2, 2/3, 4/5, इनमें आपको कंपेयर करना है तो कौन सा बड़ा होगा, आपका 4/5 सबसे बड़ा होगा। क्लियर है, डिफरेंस देखो तीनों में एक 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 का है, लेकिन आप देख रहे हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा निकल के आ रहा है। इस केस में जो आपका सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपका सबसे बड़ी आपका सबसे बड़ा जो नंबर होगा वही निकल के आएगा। क्लियर है। अब मैं इस सारी चीज़ को हटा देता हूँ, सारे ऑप्शन में आपको चेक करके बताता हूँ। ये आपका मतलब अल्टीमेट रूल है, ये आप लिख के रख लो, नोट करके रख लो, जो करना है कर लो, ठीक है। चलो इसे हटाता हूँ, अब देखो ध्यान से। 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है, 1/2। अब मैंने क्या बोला, इसमें सबसे बड़ा कौन सा होना चाहिए था, 4/5 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 2 और 3 में डिफरेंस 1, 3 4 में 1, 4 5 में 1, 1 + 1 ये 2, 1 1 1 का डिफरेंस है। लेकिन मेरा इस हिसाब से 4/5 क्या है, सबसे बड़ा होना चाहिए था, हाँ कि नहीं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब आ जाओ 3/4, 4/5, 1/2, 2/3। इसमें सबसे बड़ा 4/5 अगेन होना चाहिए था, ये तो आपका यहाँ पे लिख दिया है हमने सेकंड नंबर पे ही, बढ़ता हुआ क्रम नहीं है ये। अब देखो इसमें 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। अब देखो इसमें सबसे बड़ा मैंने क्या बताया है, जिसकी वैल्यूज़ ज़्यादा बड़ी होंगी और जिसमें आपका न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ये वाली आपकी सीरीज़ बिल्कुल करेक्ट निकल के आ रही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको देखने में बिल्कुल 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो फिर अगर आप ऐसे देखोगे ना कि 3 का 2 में करो, फिर 4 का 3 में करो डिवाइड, फिर इसका कितना आ रहा उसका कितना आ रहा, तो उसका कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, तो अपना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे चेक किया जाता है। तो मैंने जो कल के सेट में आपको बताया था वो आपका एक रूल लिख लेना, और आज के सेट का, इन दोनों सेट्स में आपकी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। इन दोनों आप रूल्स को लिख लेना अपनी नोटबुक में। कहाँ पे लिख लोगे, नोटबुक में, जो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ अपने साथ में पेपर पेन रखा करो। आई बात समझ में। चलो, इसलिए बोलता हूँ। अपना क्या है ये देखो, फोर्थ का सी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे फटाफट से। क्लियर है बात। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये देखेंगे। अब हमें क्या बोल रहा है, इसको ऐड कर दो। अब ये तो ईजी सही है, इसको आप ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 3 और 2 प्लस कितना हो जाएगा, ये 2 + 1 + 1 तो हो जाएगा 4। और फिर अपना ये कितना बच जाएगा 3, और पॉइंट डाल दोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 2 3 6, और 2 + 1 3, और अपना ये 1 का 1 है ना। तो 136 पॉइंट का अपना 343 कितना आ जाएगा, ये 136 पॉइंट का 343 अपना इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा है भाई, डी वाला ऑप्शन आंसर राइट हो जाएगा, यानी 2 कर रहा है डी को इंडिकेट, ये अपना हम राइट आंसर टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये पॉइंट का एडिशन करना तो आता है ना सबको, और नहीं आता है तो एक बार हिंट दिए ही देता हूँ। ये देखो 1.1 ऐसा पॉइंट ना, आपको पॉइंट बीच में रखना होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। फिर यहाँ पे ऐसा 1 2 आ जाएगा, ये 1 2 आ जाएगा, ये आपका 1 2 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर ये 1 2 3। ठीक है, तो बस इसको ऐड करना है। देखो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये पॉइंट लगा के 6 है, ये 3 है, ये 1 है। ठीक है, तो 136.343 हो गया। ईजी सही है, ठीक है, सबको आ गया होगा आई होप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि फाइंड द इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दैन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बता दें। तो देखो भाई, tan स्क्वायर थीटा यानी कि tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, प्लस में अपना cot स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो फटाफट से बोलो, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। 1/√3 का स्क्वायर कर दोगे, आ जाएगा ये 1/3, प्लस में cot स्क्वायर 30 डिग्री है, इसमें cot 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3 होती है। √3 का होल स्क्वायर करोगे, आ जाएगा 3। ये इक्वल टू में आ जाएगा 3, और ऊपर आ जाएगा 10। तो 10/3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 इंडिकेट कर रहा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, हटाएंगे इसको, देखें। अब क्या है अपने पास में, अ पॉलीगन हैज़ 9 साइड्स, व्हाट इज़ द इंटीरियर एंगल। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका रेलवे में ना है ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे आप एलबी का एग्जामिनेशन उठा के देख लेना, चाहे जेई का उठा के देख लेना, चाहे आप एनटीपीसी का उठा के देख लो, चाहे आप अपना ये ग्रुप डी का उठा के देख लो, ये क्वेश्चन आना तो मतलब ऐसा है कि धर्म हो गया है रेलवे का। आई बस समझ में। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मूला याद रख लेंगे, ये क्वेश्चन एक ना एक में आता ही है। आरआरबी का अगर पेपर है तो ये क्वेश्चन आना पक्का है। आगे बात समझ में। चलो भैया देखो, अब जो हमारा फॉर्मूला होता है ना एक पॉलीगन के साइड्स का, या फिर पॉलीगन के एंगल का, जो साइड्स के साथ उसका रिलेशन होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, देखो पॉलीगन की जो एंगल होता है ना, इंटरनल एंगल, लेट्स से पॉलीगन की साइड्स हैं n, ठीक है, n साइड्स का ये कोई पॉलीगन है। तो अब बात को समझना, इसमें जो इंटीरियर एंगल होगा सबका, इंटीरियर एंगल, सारे एंगल इक्वल होते हैं, जो इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू होगी, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है ना। अब देखो ये हो जाएगा आपका कितना, तो n-2, यानी कि जो आपकी साइड है n-2 इंटू में 180 डिग्री, और अपॉन में हो जाता है आपका कितना, तो n। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ साइड कितनी है, 9 है, यानी कि 7, 9 - 2 7 हो जाएगा, इंटू में 180 अपॉन का 9। तो ये हो जाएगा 9 2 ज़ा 180, तो 20 डिग्री आ जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा ये 140 डिग्री। यानी जो भी इंटरनल एंगल होगा ना इस पॉलीगन का, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 140 डिग्री होगी। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आगे बात समझ में क्लियर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 में ए को बता रखा है, इसे इंडिकेट कर रखा है, तो इसे हम राइट ऑप्शन मार्क कर देंगे। क्लियर है। आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ, इसको हटा देता हूँ। देखो अब अपने पास देखो ईजी सा एक एडिशन दिया हुआ है, ऐसे कर लो भाई। अब क्या है इसमें, देखो 125 - 137 करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, और ये आ जाएगा कितना 1, माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का जो साइन वाला वैल्यू है वो बड़ा है। ठीक है, तो ये माइनस का 12 आ गया, ये अपना ख़त्म हो गया। चलो अब कितना है अपने पास में, 73 और 99, इन दोनों को आप हटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का 26 आ जाएगा, फिर प्लस में 48 है, हाँ कि नहीं। ठीक है, अब ऐसे कर दोगे, आ जाएगा आपका प्लस का 14 प्लस में 48, 14 प्लस में 48 करोगे कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो बस 62 अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और हमें बी बता रखा है ऑप्शन नंबर 1 में, जिसको इंडिकेट कर रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसे मार्क कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है भाई यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। अब इसको हटा देता हूँ। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, देखो इसे ध्यान से। इफ़ LMN एंड UVW, अच्छा जी, बोल रहा है कि एट अ सेकेंड,
देखो भाई हमसे क्या बोल रहा है, LMN और UVW क्या है, सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक है। तो UVW कौन सा है भैया, ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा अपना UVW, ठीक है। और अपना ट्रायंगल LMN हो जाएगा ये। यानी बोल रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हैं, देन द वैल्यू ऑफ साइड एस इज़। तो ये वाली जो साइड है ना एस, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे बोला गया है कि ट्रायंगल LMN ये होता है आपका सिमिलर का साइन इस सिमिलर टू ट्रायंगल UVW, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो LM है, LM अपॉन में क्या हो जाएगा, UV इक्वल टू, देखो ऐसे होता है, ये LM उठाया तो यहाँ से UV उठा लो, ठीक है। कभी भी सिमिलर लिखने का जो तरीका होता है वो यही होता है। समझ में आ रही है बात। तो फिलहाल LM अपॉन का UV इक्वल टू हो जाएगा आपका MN अपॉन का क्या, तो VW। क्लियर है, MN अपॉन का VW कर दिया है। तो अब देखो LM अपॉन का UV कितना हो जाएगा, तो LM की वैल्यू तो S है और UV की वैल्यू कितनी है, ये आपकी 28 है। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, अच्छा ये क्या है, प्रॉपर्टी है अपनी सिमिलर ट्रायंगल की, ठीक है। अगर सिमिलर होते हैं तो ट्रायंगल, तो उनकी ये साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तीनों साइडों का जो रेशो होता है। इतनी सी बात तो सबको पता ही होगी, ठीक है। MN कितना हो जाएगा, MN हो जाएगा आपका ये है 7। क्लियर है। और VW कितना हो जाएगा, अच्छा जी VW था अपना 28 और UV की वैल्यू 32 है। ये हमने 28 नहीं, यहाँ पे हमें 32 लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ लेना है UV। यहाँ आ जाएगा आपका 28, तो ये कितना हो जाएगा, 7 से जाएगा 4 टाइम्स, और इधर ये देखो 4 से चला जाएगा ये 8 टाइम्स, ठीक है। तो अपना S कितना निकल के आ गया, यहाँ से 8 निकल के आ गया, यानी S की जो वैल्यू है अपनी 8 निकल के आ गई है, 8 यूनिट्स निकल के आ गई। क्लियर है। तो 8 यूनिट देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है भाई, ऑप्शन नंबर C में दे रखा है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी 4th नंबर रहा होगा उसमें C ऑप्शन रहा होगा, वो अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से 4th वाला जो था उसे हम टिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है। तो इसे हटाता हूँ, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई, फटाफट से देखेंगे क्या है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोल दो, चाहे आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल दो, क्या होता है ये आपका HCF होता है। तो अब से इन दोनों का HCF पूछा जा रहा है, 280 का और 144 का। अब देखो 280 को आप कैसे लिख सकते हो, सोचो ज़रा। 280 को आप कैसे लिखोगे, तो 35 × 8 लिख सकते हो क्या, हाँ भाई क्लियर है। और मैं 144 को 16 × 9 लिख सकता हूँ, 16 × 9, हाँ भाई। अब देखो इसमें से जो मुझे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, यहाँ तो 8 दिख रहा है और यहाँ 16 दिख रहा है, मतलब कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 8 कॉमन है। अगर मैं 16 को कैसे लिख दूँ, 2 × 8 लिख दूँ, तो यहाँ पर क्या आपका कॉमन निकल के आ जाएगा, 8 और 8 कॉमन निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो हाँ, ठीक है। तो 8 और 8 क्या हो गया, कॉमन हो गया। ग्रेटेस्ट फैक्टर जो यहाँ पर आपका HCF है वो हो जाएगा 8, यानी कि इसमें कहाँ है भैया 8, ये हो जाएगा B वाला ऑप्शन। यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका B को इंडिकेट कर रहा है, तो ये हम यहाँ पे राइट आंसर मार्क कर देंगे और इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटाते हैं भाई, देखेंगे। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि 10 डजन एप्पल, यानी कि 10 दर्जन एप्पल, 15 डजन मैंगोज़ और 15 दर्जन आम एंड 20 डजन ऑरेंजेस, यानी कि 20 दर्जन आपके जो हैं ऑरेंजेस यानी संतरे, उनको हमने सेल पे रखा। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1/2, यानी कि आपका 1/2, तो अब देखो रिस्पेक्टिवली बोला है ना, तो सबसे पहले 1/2 की बात हो रही है एप्पल के लिए। तो बोल रहा है कि 1/2, 1/3 एंड 1/4 ऑफ ईच आइटम रिस्पेक्टिवली हैव बीन एडेड। तो इन सब में अब ऐड कर दिया गया कितना, तो एप्पल देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एप्पल देख रहा हूँ, ये हो गया आपका एप्पल, ठीक है। ये हो गए आपके मैंगोज़, यहाँ पे मैं ओनली मैन ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। और ये हो गए आपके ऑरेंजेस। क्लियर है, ऑरेंजेस को ऐसे हम इंडिकेट कर देते हैं। तो अब देखो एप्पल की बात करूँ, 10 डजन तो पहले थे, अब क्या किया मैंने इसमें हाफ़ और ऐड कर दिए, पहले के हाफ़, यानी पहले 10 डजन थे तो अब कितने का ऐड कर दिए, 10 का हाफ़ 5, मैंने 5 और ऐड कर दिए, ये आपके डज़न में है। अब मैंगोज़ की अगर मैं बात करूँ तो 50 डजन पहले से थे, इसका 1/3 और ऐड कर दिया, तो 15 का 1/3 होता है 5, यानी कि मैंने इसमें 15 + 5 डजन और ऐड कर दिए। क्लियर है। तो अब मैं अगर ऑरेंजेस की बात करता हूँ तो 20 डजन पहले से थे, अब उसमें 1/4 ऑफ ईच आइटम फिर से ऐड किया है, तो 20 का 1/4 मतलब कि 5 डजन ऐड कर दिया, पहले से थे अपने पास में 20 डजन, ठीक है, 20 डजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी टोटल अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ तो टोटल कितने डजन हो गए, ये हो गया 15, ये हो गया अपना 20 और ये हो गया 25, यानी कि ये हो गया अपना 15, ठीक है, ये हो गया अपना 20 और ये हो गया अपना 25।
क्लियर है। कितना हो जाएगा, ये है देखो 15 लिखा है, यानी तो कुछ लोग यहाँ पे 25 समझ लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30, 40 और अपना 60, यानी कि अपने पास में 60 डज़न। अगर मैं इसमें नंबर की बात करूँ तो इंटू में 12 कर दूंगा, कितना हो जाएगा ये 720 डज़न क्या है अपने पास में फ़िलहाल फ्रूट्स हैं। 720 नंबर है, ठीक है। डज़न की बात करूँ तो 60 डज़न, यहाँ पे डी का मतलब क्या है, डज़न है, ठीक है। तो मेरे पास कितने फ्रूट्स हैं अभी फ़िलहाल के लिए, 720 फ्रूट्स हैं जिन्हें मैं बेच सकता हूँ। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो 720 यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो सेकंड ऑप्शन में इंडिकेट कर रखा है। ये देखो ए में दे रखा है ना 720। क्लियर है, चलो आगे बढ़ जाएं भाई फटाफट से, देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे हटा देता हूँ, नोट कर लेना आप इसे, ठीक है, अगर नोट करना हो पॉज करके। चलो तो देखो भाई, अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कार बी इज़ रनिंग ट्वाइस एज फास्ट एज कार ए, यानी कि कार बी जो है वो कार ए से ट्वाइस फास्ट है। इफ़ कार ए कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन 1.5 आवर, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार बी, ठीक है। तो सबसे पहले कार ए की हम क्या निकाल लेते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ कार ए कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी कवर की है 90 किलोमीटर की, टाइम कितना लगा उसे 2 1 राइट 1/2, यानी कि 3/2 टाइम लगा है ना। तो 3/2 आवर्स का टाइम लगा है। ये हो गया आपका कितना स्पीड हो जाएगी, ठीक है। अब 2 का इंटू क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा और 3 से कट जाएगा, ये 30 टाइम्स, यानी कि आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी, तो स्पीड आ जाएगी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर, हाँ कि नहीं। 60 kmph आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। अब देखो, अब मेरी स्पीड ऑफ कार ए आ गई है। अब मुझे क्या बोल रखा है, स्पीड ऑफ कार बी क्या है, ट्वाइस एज फास्ट एज कार ए, यानी कि अगर मैं स्पीड ऑफ कार बी की बात करूँ तो 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा 60 kmph का, यानी कि 120 kmph क्या हो जाएगी आपकी कार बी की स्पीड हो जाएगी। क्लियर है। तो देखो भाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दे रखा है हमें 120 kmph, और इसका हमें शो कर रखा है किसमें, तो ऑप्शन नंबर 1 में हमें इंडिकेट कर रखा है ऑप्शन नंबर डी के बारे में। तो हमारा ये क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अब हम फटाफट से देखेंगे। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कॉस थीटा की वैल्यू अगर 4/5, देन पूछ रहा है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मुझे कॉस थीटा 4/5 दे रखा है, पहली बात तो ये है, मैंने आपसे बोला बेसिक ट्रिपलेट्स आपको क्या होने चाहिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, ठीक है। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद होंगे ना बेटा, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम आपका सेव होगा। आई बात समझ में, ठीक है। अगर नहीं भी याद है तब भी देखो आप क्या कर सकते हैं, फिलहाल मैं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि आपको कैसे होगा। ये देखो कॉस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, होता है कि नहीं होता है, हाँ भाई क्लियर है। अब बेस अपॉन हाइपोटेनस मुझे दे रखा है 4/5 का, यानी कि बेस 4 हो गया, हाइपोटेनस 5 हो गया। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ क्या होगा आपका, ये ऐसा एक ट्रायंगल बनेगा जहाँ पे ये आपका अगर थीटा है तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगी, हाँ कि नहीं। क्लियर है। चलो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गई, और ये अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे सेक थीटा और कॉसेक थीटा निकालना है ना, तो मुझे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर की भी ज़रूरत पड़ेगी कॉसेक थीटा निकालने के लिए। तो देखो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा अपना, पी इक्वल टू अंडर रूट का एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ कि नहीं। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना 25, 4 का स्क्वायर कितना 16, 25 में 16 को माइनस करोगे रूट का 9 आ जाएगा। रूट के 9 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 3 होती है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी अपनी, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है भाई, ठीक है। अब परपेंडिकुलर अपने पास है, बेस अपने पास है, हाइपोटेनस अपने पास है, इसे हटा दूँ सारी चीज़ों को। चलो अब देखो यहाँ पे अपना ये बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, और अपना परपेंडिकुलर मैंने निकाल ही लिया है 3। अगर आपको वैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद होते तो आपको डायरेक्ट पता चल जाता कि अपना जो परपेंडिकुलर है वो 3 रहा होगा। अब सेक थीटा की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, सेक थीटा क्या होता है अपना हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, कॉस का उल्टा, यानी ये कितना हो जाएगा 5/4 है ना। चलो भाई अब प्लस में कर देंगे इसके साथ कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन का, हाँ भाई फटाफट से बोलो, हाइपोटेनस अपॉन का बेटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन का परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है। तो परपेंडिकुलर अपना क्या है 3 है। चलो अब ये कितना हो जाएगा, आप अगर इसका एलसीएम ले लोगे तो 12 हो जाएगा। 12 है तो ये 15 हो जाएगा, ये प्लस का 20 हो जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, ये 35/12 निकल के आ जाएगा, हाँ कि नहीं। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा 35/12, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका थर्ड ऑप्शन में इंडिकेट किया जा रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको यहाँ पे से हटा देता हूँ चीज़ों को। अब देखो ये क्या है, 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू सी, देन a:b:c की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि अब देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, आपको क्या करना होता है कि देखो a:b रेशियो क्या हो जाता है आपका, इक्वल टू जो भी आपका इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, उसे आप क्या कर दो, अपॉन में कर दो, 1/3 1/2 1, ठीक है। क्लियर है।
अब ये हो गया आपका। अब इसे क्या करना है आपको, देखो ऑप्शन में अगर आप देखोगे 1:3:1 1:2 में ही दे रखा है आपका आंसर। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा इजी चीज़ आपके जीवन में कोई हो ही नहीं सकती है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ना ऐसे आप एक बार सीख ही लो, चीज़ों को ना अधूरा छोड़ने की आदत है नहीं हमारी। तो देखेंगे इसे, अगर मेरा ऐसा आता है रेशियो, तो इसे मैं कैसे करता हूँ एक सिंगल लाइन में। तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है ना, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, 1:3 में 6 का इंटू कर दिया, 1/2 में 6 का इंटू कर दिया, और आपका 1 में इंटू 6 कर दिया। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 2 6 है ना, फिर जाएगा ये 2 3 6, 2:3:1:1:6 हो जाएगा, है ना। तो अब ये कितना निकल आएगा अपना, 2:3:6 आंसर, राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर आपका ऑप्शन में लेट्स से 2:3:6 दिया होता तो अपना 2:3:6 राइट आंसर हो जाता। लेकिन आंसर में क्या है ना, आपका बहुत ही ज़्यादा सीधा सीधा दे रखा है कि 1:3:1:1:1, ठीक है। सीधा सीधा दे रखा है तो कोई इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं। लेकिन आप ऐसा याद रखना, कभी भी अगर आपको सिंगल में लेके जाना हो इसको फ्रैक्शन से, तो ऐसे लेके जा सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसे हटाता हूँ भाई, नोट कर लेना अगर आपको नोट करना हो। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, कि ये एक हमारा बार ग्राफ है जिसमें C1 C2 C3 C4 ये सारी चीज़ें हैं। तो पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ द कंबाइंड सेल ऑफ C1 एंड C4 इन द ईयर 2013 टू दैट ऑफ द ईयर 2012। अच्छा जी, C1 और C4 का सबसे पहले आप 2013 का देखो कितनी सेल हुई है। 2013 कौन सा है भाई, बीच वाला है। तो C1 और C4 का यानी 85 प्लस में अपना 110, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 195 हो जाएगा, ठीक है भाई। इसका रेशियो निकालना है हमें किसके साथ में, 2012 में। 2012 कौन सा है, पहला वाला है। अगेन C1 का 95 और C4 का 100, ये भी प्लस करोगे 195 आ गया। अरे भाई 195:195 कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, यानी 1 जो है अपना राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ईजी सही है। मतलब देखो इससे ज़्यादा छोटी चीज़ अब आपसे क्या ही पूछेगा, है भाई। आपको एडिशन छोटे मोटे करवा के आपको एनटीपीसी की जॉब मिल जाएगी, और क्या चाहिए। लेकिन अब बात क्या है ना, कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये सारे क्वेश्चन करने हैं बहुत जल्दी जल्दी। टाइम की यहाँ पर वैल्यू है, ये नहीं कि दिन भर में बैठ के आप ये सारे क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन तो आप 10th क्लास के बच्चे को दे दोगे, वो भी दिन भर में कर लेगा, हाँ कि नहीं। लेकिन हमें ये सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हमें लिमिटेड टाइम में करने हैं। सारा रीजनिंग हो गया 30 क्वेश्चन मैथ्स हो गया, 40 क्वेश्चन आपका बचा हुआ जो है किसका हो गया, जीके का हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें विद इन टाइम करनी है, तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आप इसमें आराम से 90+ मार्क्स लेके आ सकते हो इस पेपर में। आई बात समझ में? तो इसलिए सबसे पहला काम आपको करना है कि सारे प्रीवियस ईयर पेपर को लगा लो, ये समझ लो कि कहाँ पे आपकी नॉलेज स्टैंड कर रही है। इसके बाद में मैं आपको स्टेज 2 के भी कराऊंगा, तो उससे आपको कई सारे नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि जो स्पेसिफिक रेलवे स्पेसिफिक टॉपिक जैसे कि पॉलीगन हो गया, वो सारी चीज़ें जब आप सीख लोगे ना, तो आपका बिल्कुल मार्क्स 90+ तो आएंगे ही आएंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास में क्या बोल रहा है, विच टू कंपनीज शोड इंक्रीज इन देयर सेल्स फ्रॉम 2012 टू 2013, यानी 2012 से 2013 में किस कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। तो कंपनी C1 तो भैया गिर गई, नीचे आ गई। कंपनी C2 अगेन नीचे आ गई। कंपनी C3 थोड़ी सी बढ़ी है, 5 बढ़ गई, यानी कि ठीक है C3 हो जाएगा एक। तो अपनी C4 देखो थोड़ी सी बढ़ गई, ये भी 10 बढ़ गई है, तो C4 भी हो जाएगा, यानी C3 और C4 ने ग्रोथ दिखाई है। तो अपना कौन सा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर है आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, ध्यान से देखना, कि द कंबाइंड सेल्स ऑफ C2 इन 2012 एंड 2014 इज़ हाउ मच मोर देन दैट ऑफ C3 फॉर द सेम ईयर्स। यानी कि आपको C2 की सेल निकालनी है 2012 की, 2012 की 20 की, C1 यानी कितना है ये, C2 है, C2 की 2012 की इतनी हो जाएगी भाई 150, और प्लस में आपका 2014 वाली, तो 2014 वाली आपकी कितनी हो जाएगी भाई 155, ठीक है। तो 150 प्लस का 155 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 5, ये 10, ये 3, यानी कि 305। और फिर आपसे क्या पूछ रहा है, इज़ हाउ मच मोर देन C3 फॉर द सेम ईयर। अच्छा C3 का 125 प्लस 135 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 200 और 60, यानी 260। तो वो आपसे पूछ रहा है कि 305 260 से कितना परसेंटेज ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है क्या, बात कहने का मतलब। तो कितना ज़्यादा है, सबसे पहले तो आप देखोगे डिफरेंस कितना है, 45 का डिफरेंस है, हाँ कि ना, क्लियर है। अब मुझे परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में। और आपका जो सामने है, जो आपका जिसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन किया जा रहा है, वो है C3, यानी कि 260 के रिस्पेक्ट में सारे कंपैरिजन हो रहे हैं। तो 45 अपॉन का
260 इंटू 100। अब ये कैलकुलेशन वीडियो को पॉज करो, खुद से करना, ठीक है। इसके बाद में देखना सॉल्यूशन। आई बात समझ में? चलो इसे फ़िलहाल देखेंगे तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 2 से जाएगा 5 टाइम्स, क्लियर है। तो ये हो जाएगा अपना कितना, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 225, क्लियर है। 45 5 जो 225 अपॉन में 13। तो देखो ये कितने टाइम चला जाएगा, 13 1 जा 13 और आपका आ जाएगा 75। तो 75 आ गया है, तो ये कितने टाइम चला जाएगा, 5 टाइम्स चला जाएगा, है ना। तो 10 बचेगा, 10 बचेगा, तो आपका ये 15 पॉइंट कुछ आएगा, क्लियर है। वेट अ सेकेंड, अपना ये कितना आ गया है भाई, 25 आ गया है, क्लियर है। इतना तो हमको ये 305 आया हुआ है क्या, एक बार देखेंगे, क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये 200 हो गया, ये 300 हो गया, 05, ये भी बस ठीक है। C2 इज़ हाउ मच मोर देन C3, C3 का भी हमने करेक्ट देख लिया है। 260 आ रहा है, या 260 आ रहा है, 305 हो गया, डिफरेंस हमारा 45 हो गया। 45 अपॉन 260 कर लेते हैं, 13 हो गया, और ये 225 हो गया, करेक्ट है यहाँ तक सारी चीज़ें। और ये आपका 13 से जाएगा तो कितना बचेगा, 7। अच्छा जी, देखो हमने यहाँ पर कर दी थोड़ी सी गड़बड़। 13 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 95 आ जाएगा, है ना। 95 आ जाएगा तो ये कितने टाइम से चला जाएगा, आपका 7 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि आपका 17 पॉइंट कुछ आएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखनी है, छोटी मोटी गलतियाँ मत करें, ठीक है। छोटी मोटी जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं उनसे हम अवॉइड करेंगे, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। अपने 17 पॉइंट का जो 30% है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, आप बस अगर 2 डिजिट तक निकाल लोगे ना, जैसे 17 तक निकाल लिए, तो फिर आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, इसे हटा देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है 11 7 10 13 और 9 का, क्लियर है। तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन अब मैंने आपको कल की क्लास में भी समझाया था। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका डिपेंडेंट होता है वेरिएंस पे। तो समझना पहले वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। ये जो आपका साइन होता है इसे हम बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर, क्लियर है। अब ये जो सिग्मा स्क्वायर है ना, ये निकाला कैसे जाता है, तो देखना, इसे निकालने का फॉर्मूला होता है, लेट्स से आपका, इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपका इन नंबर्स को मैं बोलता हूँ, लेट्स से इन सारे नंबर्स का एक x1 हो गया, एक x2 हो गया, एक x3 हो गया, है ना। जितने भी नंबर हैं x1 है, ये आपका x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया। इन्हें बेसिकली पहले क्या किया जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया जाता है, 7 9 10 11 13, ठीक है। इन्हें मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, फिर इसे बोल दिया x1, इसे बोल दिया x2, इसे बोल दिया x3, फिर ऐसे सो ऑन। तो वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका x1 माइनस का, ये होता है आपका मीन, ठीक है। x1 माइनस का मीन, क्लियर है ये। फिर प्लस में आप क्या कर दोगे, x2 माइनस का मीन, क्लियर है, x2 माइनस का मीन कर दोगे। और फिर आप ऐसे सो ऑन करते जाओगे, और फिर करना क्या है ना, कि इनका आपको कर देना है क्या, तो होल स्क्वायर। इनका आपको कर देना है होल स्क्वायर, समझ में आ रही है बात, हाँ भाई क्लियर है। तो इनका आपको कर देना है होल स्क्वायर, जैसे जैसे आप होल स्क्वायर करते जाओगे, मतलब ऐसे आपको आगे सोन करते जाना है, और उसमें डिवाइड कर देना किससे, तो डिवाइड कर देना n से, जहाँ पे n क्या है आपका, नंबर जितने भी हैं, ये 1 2 3 4 5 नंबर है ना, तो यहाँ पे आपका n हो जाएगा 5, ठीक है। तो देखो वेरिएंस निकालता हूँ एक बार। वेरिएंस अपना यहाँ पर कितना आ जाएगा, x1, इसका सबसे पहले आप बता दो मुझे मीन कितना आएगा। मीन की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो फटाफट से बता दो भाई मीन कितना आ रहा है। मीन हो जाएगा 7 + 9 + 10 + 11 + 13, ये आपका निकल के कितना आ जाएगा, ये हो रहा है अपना 50, राइट। 50 हो जाएगा, और अपॉन में क्या करना है हमको 5, यहाँ पर कहीं पर देख लेता हूँ, 50 अपॉन में 5 हो जाएगा, यानी मीन तो अपना निकल के आ गया कितना, 10। मीन आ गया 10। अब बात को समझना, बात की गहराई को, ठीक है। अब इसे ज़रा सा मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर हमें नहीं लिखना था, देखो ध्यान से समझना बातों को, देखेंगे। अब अगर मेरा मीन क्या है, 10 आ गया है, तो x1 कितना है, 7 है, 7 माइनस 10 करोगे कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस का 3 का फिर आपको करना है होल स्क्वायर, समझ रहे हो बात को। फिर ऐसे ही आपका x2 कितना है, x2 यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 माइनस 10 करोगे आएगा माइनस का 1, माइनस का 1 का कर दोगे फिर आप होल स्क्वायर, क्लियर है। फिर ऐसे ही प्लस में कितना है आपका 10 है, 10 माइनस 10 करोगे 0 आएगा, 0 का कर देना है होल स्क्वायर। प्लस में 0 का होल स्क्वायर क्या, वो तो 0 ही रहेगा, ठीक है। खैर 11 माइनस 10 करोगे 1 आएगा, 1 का होल स्क्वायर कर दोगे, फिर आपका क्या हो जाएगा, 13 माइनस 10 करोगे आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, क्लियर है। और फिर आपका आ जाएगा कितना, अपॉन में 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर है तो नीचे 5, क्लियर है। अब मैं 3 का होल स्क्वायर करूँगा कितना आएगा। अब मैं ज़रा ऊपर की चीज़ क्या है रब कर देता हूँ, सो दैट हम क्या करेंगे, चीज़ों को अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। इसे मैं हटा रहा हूँ, या आप नोट कर लेना एक बार पॉज करके नोटबुक में, ठीक है, पीछे जाके। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हटा के अब देखते हैं।
देखो भाई, अब ध्यान से समझना। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में आपका -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में आपका 0 का होल स्क्वायर तो 0 एज इट इज़, और आपका 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा आपका, प्लस में है ये आपका कितना लिखा हुआ है 3 का होल स्क्वायर अगेन तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अपना जो सिग्मा स्क्वायर है यानी कि जो वेरिएंस है, वेरिएंस की वैल्यू तो आ गई है अपनी कितनी, 9 + 9 18, 19 20/5, यानी कि 20/5 आ गया है आपका वेरिएंस। अगर मैं बोलूँ 20/5 कितना हो जाएगा, ये 4। तो आपको पता चल गया सिग्मा स्क्वायर जो है वेरिएंस आपका 4 हो गया। अब मैं ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ, इसे आप नोट कर लेना। अगर मैं ये सारा हटा के, अब देखो, अब मैंने क्या बोला, मुझे सिग्मा स्क्वायर पता चल गया 4 है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, वो होता है आपका अंडर रूट का वेरिएंस, अंडर रूट का वेरिएंस। और जो आपका सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसे डिनोट भी किया जाता है आपका सिग्मा से, यानी कि सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर ही तो होगा कि नहीं होगा। सिग्मा स्क्वायर हमने कितना निकाल रखा है, और 4 निकाल रखा है, तो आपका सिग्मा कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 4, यानी कि 2 निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया, 2 का हो गया। अब आपको ये पूरा मेथड याद करके रखना है, ध्यान करके रखना है, आपका पिछले सेट में आया हुआ है, मैंने और भी अच्छे से पिछले सेट में आपको एक्सप्लेन किया हुआ था पूरा। सो आई होप कि अब आपको पूरा समझ में आ ही गया होगा, अभी भी आ गया होगा, ठीक है। अगर आपने पिछला सेट नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। देखो भाई, अब कौन सा हो जाएगा यहाँ से, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो बी को इंडिकेट कर रहा है, ये अपना राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। बात समझ में आ गई है, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ भाई, आपको पढ़ा पढ़ा के ना तब से प्यास लगाई है, पानी भी नहीं पी पाया हूँ। देखो एक सेकंड रुको ज़रा, अब पहले ये क्लियर कर देता हूँ, ये 2 हो गया। अब देखो एक बात यहाँ पे समझा दूँ मैं, कि ये 4 को टिक मत करके आ जाना। कुछ लोग क्या करेंगे, वेरिएंस को निकाल लेंगे एकदम से, फिर खुश हो जाएंगे, अरे भैया 4 आ गया, 4 आ गया, ऑप्शन में 4 है। तो ये मत कर देना गलतियाँ, ऑप्शन आपको ये भटकाने के लिए दिए जाते हैं। अपने कॉन्सेप्ट को हमेशा दिमाग में अपने बिठा के रखना, और वो कब बनेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत सारी। आई बात समझ में, इसलिए प्रैक्टिस करो। चलो भाई एक सेकंड रुको, पानी पी लेता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखो भाई, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ध्यान से देखेंगे। हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है, क्यू परचेज अ टेबल फॉर ₹13,500, ठीक है। क्यू ने क्या खरीदा, एक टेबल को खरीदा 13,500 रुपीज़ में, और उसको बेच दिया वापस से 11,000 रुपये, यानी कि 11,000 रुपीज़ में। तो हमसे पूछ रहा है कि जो लॉस परसेंटेज है, यानी हानि की जो प्रतिशत है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। तो अब देखो इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, इस क्वेश्चन का रेलवे ने कोई आंसर नहीं दिया। क्या हुआ है, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज़ फाउंड इन क्वेश्चन और आंसर। मतलब इस सेट में इतनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी हो गई हैं कि पता नहीं, मतलब एनटीपीसी पता नहीं क्या कर रहा है। वैसे छोटी छोटी चीज़ों में इतनी डिस्क्रिपेंसी, अब डिस्क्रिपेंसी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। पता क्या है कि आंसर में इसका राइट आंसर नहीं दे रखा है, ऑप्शंस में इसका राइट आंसर नहीं दे रखा है, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन में अगर ये डाल देते ना, तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाता। बस बात इतनी सी है, क्वेश्चन भी आपका ये ठीक ठाक ही है, और कोई बड़ी बात नहीं। तो इन्होंने क्या बोल दिया, क्वेश्चन इग्नोर कर दिया गया है सारे कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो ये बड़ी दुखदाई चीज़ होती है। इससे क्या होता है, कई बच्चों को फ़ायदा पहुंच जाता है एक शिफ्ट वाले, दूसरे बच्चों को कुछ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मतलब ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्या है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस भी डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, रेलवे। चलो खैर, क्या है अपने पास में क्वेश्चन, देखो अब समझना ध्यान को। उसने ख़रीदा है 13,500 में और बेच दिया है 11,000 में, मतलब उसे कितना यहाँ पर लॉस हो गया। तो लॉस देखो भाई कितना हुआ है, 2,500 रुपीज़ का हो गया कि नहीं हो गया। हाँ भाई, और अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलना चाहूँ लॉस परसेंटेज निकाल दो, तो कितनी हो जाएगी लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन का सीपी, यानी जितने में उसने ख़रीदा है, तो 13,500 और अपना इंटू में कितना 100। तो ध्यान से देखेंगे, 100 से तो अपना 0 0 ये कैंसिल हो गया, 5 से जाएगा ये 27 टाइम, और ये 5 से चला जाएगा कितना 500 टाइम्स। क्लियर है। तो ये निकल के आएगा अपना कितना 500/27%। अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ और, तो ये पॉइंट में देखो कैसे जाएगा, 27 वन जा 27, फिर आपका कितना बचेगा 2 और 3, 23 बचेगा। अब अपन क्या करेंगे, 23 और एक जीरो आ जाएगा, ठीक है, 230, यानी कि 27 8 जा होता है आपका 216। तो चला जाएगा ये 216 टाइम, फिर आपका आपका 14 बचेगा रिमाइंडर, पॉइंट लगा दो, जीरो बढ़ा दो, 140 आ गया। फिर आप क्या कर सकते हो, 27 5 जा होता है कितना, हाँ भाई 135। तो 18.5 जो है आपका ये परसेंटेज में निकल करके आ जाएगा। तो 18.5% अपना राइट आंसर हो जाता है, लेकिन उन ऑप्शन में कोई दे नहीं रखा है, तो अपना एक ऑप्शन मान लेना 18.5%, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझा मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें ना आपको मतलब कुछ बड़ी चीज़ है नहीं, डिस्क्रिपेंसी के पीछे क्वेश्चन ही छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटा देता हूँ, नोट कर लेना अपना आराम से। और हाँ, कैलकुलेशन ही खुद से करना, अभी बस समझ में, कैलकुलेशन मत, ये भागवत जैसी सुन के आप चले जाना। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि अ स्क्वायर ग्राउंड इज टू बी कवर्ड बाय प्लांटिंग 100 सैपलिंग्स ऑन ईच साइड। ठीक है, लेट्स से अपना ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, अब इस स्क्वायर हमें क्या लगाने हैं, हर साइड में 100 सैपलिंग्स, यानी सैपलिंग्स का मतलब होता है छोटे छोटे आपके फूल के पौधे। ठीक है, हमने एक साइड में 100 लगा दिए। फिर पूछ रहा है वो हाउ मेनी सैपलिंग्स आर नीडेड इन ऑल, मतलब कि आपके टोटल कितने सैपलिंग्स चाहिए। अब देखो यहाँ पर है आपकी बड़ी ही एक छोटी सी बात जिसका आपको ध्यान रखना है। कई सारे बच्चे क्या है 400 देख के उनके मन में बड़ी ही उल्लास और उमंग की तरंगें आती हैं और वो इसे टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इन अपनी उल्लास और उमंग की तरंगों पे थोड़ा सा विराम लगाएं और देखें। मैंने जो सैपलिंग्स लगाई वो इस तरीके से लगाई। ठीक है, ये आपकी एक सैपलिंग हो गई, ये दूसरी सैपलिंग हो गई। ठीक है, और आपका फिर जाके एक आपका इस कॉर्नर में लग गई होगी। ठीक है, एंड तक। तो मुझे एक बात बताओ, आपकी एक सैपलिंग यहाँ लग गई, एक सैपलिंग यहाँ लग गई, तो आप कि ये पूरी क्या है, एक साइड में 100 लग गई है। ठीक है, अब समझना, इस स्क्वायर के अगर मैं इस साइड की बात करूंगा ना, तो इस साइड में आपके टोटल 100 नहीं लगेंगे। अब बात को समझना, इस साइड मैंने 100 लगा दिए, फिर मैंने ऐसा ही करके इस साइड 100 लगा दिए। ठीक है, ये सारे मैंने 100 लगा दिए आपके पौधे, और ये आपका इस कॉर्नर पे पूरा 100वां लग गया। क्लियर है, यहाँ पे आपके 100 हो गए, यहाँ पे 100 हो गए। अब एक बात समझना, इस स्क्वायर का इतना पोर्शन तो मेरा इसी साइड में कवर हो गया ना। इन दोनों साइड के जो दो दो आपके सैपलिंग लगने थे ना, वो तो इसमें कवर हो गए, इन दोनों साइड्स में। समझना बात को। अगर मैं इस साइड लगाना चाहूँगा अब अपनी सैपलिंग्स को, तो 100 नहीं 98 लगा पाऊँगा। बात समझ में आ रही है कैसे? क्योंकि इसका जो ये वाला एरिया है उसमें तो एक ऑलरेडी लग चुकी है ना, यहाँ से। बात को समझ पा रहे हो क्या? इसी तरह से अपना जो इस साइड वाली साइड है उसमें भी 98 लग पाएंगे। तो मतलब टोटल कितने लग गए, 100 + 100 200, और ये हो जाएगा आपका कितना, तो 296। क्लियर है, तो टोटल आपके 196 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल आपके 396 सैपलिंग्स जो हैं लग के आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? टोटल आपके 396 सैपलिंग लगेंगे। बात समझ में आ गई होगी क्यों? क्योंकि आपके इन 4 कॉर्नर पे एक ही तो लगेगा, दो एक के ऊपर एक थोड़ी आप पेड़ लगा दोगे, है ना, लैंड तो उतना ही है। चलो भाई 396 लगेंगे, बात क्लियर है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन जिसमें सी को इंडिकेट कर रहा है, इसको राइट आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ फटाफट से। तो अपने को थोड़ा सा लॉजिक का यूज़ करना है, ये नहीं कि भैया अपना एकदम चमक गया, मतलब कुछ लोगों को तो एकदम चमक गया होगा, अरे 100 है 400 करो सीधा फटाफट से, और ऑप्शन भी दे रखा है, अपना तो आंसर आ गया। तो ऐसा मत कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा, तो हटाता हूँ, नोट कर लेना, ऐसे नोट करना हो अपना पॉइंट बना के जो भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या बात हो रही है यहाँ पे। वर्क इन 10 डेज, ठीक है। पी क्या करता है, काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। क्यू कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, क्यू क्या करता है, उस काम को 15 डेज में कर लेता है। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। अब सबसे पहले देखो, अगर मैं टोटल वर्क देखना चाहूँ, इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूँगा, यानी कि 30 मैं मान लेता हूँ, यह है मेरा टोटल वर्क। तो पी की इफिशियंसी आ जाएगी 3, बी की और जो आपका क्यू है, क्यू की इफिशियंसी आ जाएगी 2। ये क्या हो गई, इनकी इफिशियंसी हो गई, और ये हो गया इनका क्या, तो टाइम हो गया। क्लियर है, ये टाइम हो गया, ये एफिशिएंसी हो गई। अब क्या बात हो रही है, हाउ मच ऑफ द वर्क विल दे कंप्लीट, मतलब कि अगर उन्होंने 5 दिन तक काम किया, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 3+2। अगर मैं इन दोनों की एफिशिएंसी की बात करूँ, 3+2 एफिशिएंसी है, और 5 दिन तक काम किया, तो टोटल काम कितना हो जाएगा। देखो ये एफिशिएंसी है, ये टाइम है, टाइम इंटू एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो अपन ने क्या किया है भाई, 25 काम को पूरा कंप्लीट कर लिया इन दोनों ने मिलके, पी और क्यू ने। क्या पूछ रहा है, हाउ मच ऑफ द वर्क दे कंप्लीट। कभी भी मैंने आपको क्या सिखाया है, हाउ मच ऑफ द बोल दे, मतलब मुझे फ्रैक्शन चाहिए है। 25 वर्क कंप्लीट कर लिया है आउट ऑफ 30 वर्क, कितना हो जाएगा, मतलब 5 5 जा 5 6 जा, मतलब कि 5/6 काम मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। उन्होंने क्वेश्चन में कंप्लीटेड काम ही पूछा है, तो 5/6 मेरा राइट आंसर होगा। अब अगर आपसे पूछ लेता कितना काम बचा हुआ है, लेफ्ट पूछ लेता, तो आपका 1/6 आंसर होता, क्योंकि आपका 5 काम बचा होता आउट ऑफ 30। बात क्लियर है, इस चीज़ को थोड़ा समझ के रखें। तो अपना यहाँ पर राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे हम टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्या है अपना ये सेकंड ऑप्शन जो डी को इंडिकेट कर रहा है, इसको टिक कर देंगे। एंड आई होप कि यहाँ पे अपने 30 क्वेश्चन हो गए होंगे। बेटा सेकंड देखता हूँ, ऐसे नोट कर लेना, हटा रहा हूँ ये पूरा सोल्यूशन, ठीक है। देखो अच्छा जी, अभी तो और भी क्वेश्चन है, देखेंगे क्या क्वेश्चन है अपने पास में, ध्यान से देखना। यू वेंट टू बाई 3 आर्टिकल्स वर्थ ₹500 ईच, यानी कि हम 3 आर्टिकल बाई करने गए जिसकी कीमत कितनी है भाई, 500 है, यानी तीनों की कीमत 1500 हो जाएगी। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, हाउ एवर एज पर द डिस्काउंट सेल गोइंग इन द शॉप यू पेड फॉर 2 एंड गॉट 1 फ्री, यानी कि 1500 की चीज़ को आप लेके आ गए, डिस्काउंट की वजह से आप 3 चीज़ों को लेके आ गए, दो आपने खरीदे 2, लेकिन आपको 1 फ्री मिल गया, यानी कि 2 की कीमत पर लेके आ गए
तो 1000 रुपीज़ में आप 3 सामान लेके आ गए, यानी कि आप 1500 की चीज़ को 1000 में लेके आ गए कि नहीं आ गए। तो डिस्काउंट कितना मिल गया भाई, 500 का मिल गया। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज में पूछा है हमसे व्हाट इज़ द डिस्काउंट परसेंटेज, तो 500 का डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट के नीचे क्या डालते हैं भाई, मार्क्ड प्राइस, मतलब जितनी भी आपको प्राइस पड़ रही हो। तो 1500 मेरी प्राइस पड़ रही थी मुझे, 1500 इंटू में क्या हो जाएगा 100। तो 500 3 जा कितना 1500, और 100/3 को क्या लिख सकते हैं भाई 33.33% होता है ये आपका, ठीक है। तो 33.33% क्या हो जाएगा, अपना डिस्काउंट मिल गया है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन में आपका इंडिकेट किया हुआ है। इसे हम टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो समझ में आया क्या, बोलो हाँ फटाफट से, क्लियर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, अब इसे नोट कर लेना आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, क्या है अपने पास, a - b का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। अच्छा जी, अब इसमें आप एक बात बताओ, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अपना माइनस का 2ab, क्लियर है। फिर अपने पास दे रखा है आगे प्लस का 2ab, माइनस का 2ab से प्लस का 2ab कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका इंडिकेट कर रखा है थर्ड ऑप्शन है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बस आपको a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही तो खोलना था, कोई बड़ी बात है क्या, ये तो आप माइंड में भी कर सकते हो, इतना तो भरोसा है मुझे अपने बच्चों पर, ठीक है। चलो भाई, यहाँ से मैं हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हटा देता हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अपने पास में, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% फॉर 6 ईयर्स। अच्छा जी, अब एक बात बताओ मुझे, लेट्स से अपना जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है वो पी है, ठीक है। इस पी पर मैंने 12% के रेट से 6 ईयर्स तक कुछ मनी जो है मुझे मिल गई है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, मैंने किसी को लोन दिया, मुझे इतना सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, और अपॉन में 100, क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि उसी मतलब उसी पी पर और सेम रेट पर क्या हुआ है, उसने 12 ईयर्स के लिए पैसा दे दिया, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो बस अपॉन में फिर से पी इंटू में, अब आर कितना है, आर तो 12 है ऑलरेडी, और यहाँ पर आपका ईयर्स कितने आ गए, 12 ईयर्स हो गए, तो अपॉन में 100 हो जाएगा, टाइम अपना 12 हो गया, रेशियो निकाल लो, ये अपना S1 मान लो, ये S2 मान लो, SI ये अपना फर्स्ट वाले केस का SI हो जाएगा, ये सेकेंड वाले केस का SI हो जाएगा, क्लियर है। तो भाई देखो, अब ये क्या है, P इंटू 12/100, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, हाँ कि नहीं, ये 12 भी 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 से जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि 1/2 क्या आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा। तो देखो भाई 1:2 किस में, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी कि अपना थर्ड वाला ऑप्शन जो ए को इंडिकेट कर रहा है, अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट से बोलेंगे हाँ या ना। मैंने आपको पूरा समझा ही दिया है, अगर आपको सारी चीज़ समझ में आई हैं, ये मैं हटा देता हूँ ज़रा, ठीक है। अगर सारी चीज़ समझ में आई हैं तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है आपको ये सारे लेक्चर्स एकदम क्रक्स से समझाने में, आपने देखा होगा मैं बिल्कुल बेसिक समझा के चलता हूँ, और हम कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो सारी चीज़ें भी देख लेते हैं। तो लाइक ज़रूर कर देना सेशन को, अच्छा लगता है तो, और शेयर ज़रूर करना, ठीक है, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकें। और मुझे ना बड़ा खुशी मिलती है जब कई सारे बच्चे देखते हैं ना, तो अंदर से एक और अंदर से लगता है कि भाई और पढ़ाते हैं इन लोगों को, और भी ज़रूरत हो सकती है चीज़ों की, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से, आपके जो कमेंट्स होते हैं, कमेंट करके बताना अच्छा लगा है, तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है ना कि बड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको ना काफ़ी सारे सरप्राइजेज़ आने बाकी हैं, काफ़ी सारे सरप्राइजेज़ मिल चुके हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। CGL का आपका ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट हो चुका है, उसे जाके प्लेलिस्ट वगैरह में चेक कर लेना। और बाकी जो स्टैटिक जीके है वो तो चल ही रही है, मतलब सबसे बेस्ट स्टैटिक जीके होगी आई थिंक पूरे यूट्यूब पे, आपको कई सारे पेड प्लेटफॉर्म पे भी नहीं मिलती ऐसी जीके। तो यही सारी चीज़ें, अपना ध्यान रखेंगे और ठीक है, कोविड-19 से सेफ रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।